फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंकिता पाठक और आप देख रहे हैं अंकिता पाठक चैनल। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है जिंकम मेटालिकम माइंड। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो कि जिंकम मेटालिकम का मैंने दिया था, जिसमें कि मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो है स्ट्रेस जो है हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम अल्टीमेटली जो है वो हमारे सारे बॉडी सिस्टम को इफेक्ट करता है और जिंक उसमें क्या भूमिका निभाता है, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हर एक होम्योपैथिक रेमेडी का एक सेंटर होता है, मतलब फिजिकल और मेंटल लेवल पे माइंड सेंटर होता है, लेकिन माइंड में भी अगर आप देखेंगे वेरियस मेंटल सिम्टम्स, तो एक्चुअल में एक दो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि सेंटर एक्सप्रेस करते हैं उसकी पेशेंट की बेसिक फीलिंग को। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट की बेसिक फीलिंग से। दोस्तों, जिंकम मेटालिकम में ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो रेपर्टरी से निकाले हैं मैंने, जो कि मुझे लगता है कि जिंकम मेटालिकम की सेंट्रल फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। डेविन डिल्यूजन है। डेविन आफ्टर हर इज persecuted by the devil he is, crime he had never done before, jink only। यानी कि एक ऐसा सिम्टम है जो कि जिंकम में है, केवल ऐसा सिंथेसिस रेपर्टरी में लिखा है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट को यानी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई बुरी शक्ति लगी है और जो उसका जीना मुश्किल कर रही है उसके पीछे लगी हुई है, और उसने कोई गलती की हो या ना की हो, उस क्राइम की सजा वो उसको देने वाली है। ये एक मेन फीलिंग है उस पर्सन में, लेकिन इसे किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा माइंड में, किस तरह से पेशेंट में इस चीज को सर्च किया जाएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। एक और रूब्रिक देखते हैं। अरेस्टेड इज अबाउट टू बी, यानी उसे लगता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसे पुलिस पकड़ करके लिए जाएगी, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरह की फीलिंग पेशेंट में आती है। तीसरा है एक्यूज्ड शी इज, यानी कि जो गलती उसने नहीं की उसके लिए उसे ब्लेम किया जा रहा है, हर पल उसे आरोपित किया जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है क्राइम कमिटेड अ क्राइम ही हैड। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी भी अगर गलती हो गई, मिस्टेक्स तो हर इंसान से होती है, वैसे तो हर इंसान गलती करता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है, लेकिन ये व्यक्ति इतना ज्यादा टेरिफाइड हो जाता है अपनी लाइफ में, इतना ज्यादा डर जाता है कि छोटी से छोटी मिस्टेक करने से डरने लगता है। और अगर इसे कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक मतलब गलती से हो गई, तो ये उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है, इतना ज्यादा फ्राइटेंड हो जाता है जिसका कि लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, ये मेन फीलिंग है जिंकम मेटालिकम की, सेंट्रल फीलिंग, जिसके इर्द गिर्द उसकी पूरी दुनिया है, जिसके इर्द गिर्द उसकी सारी डिजीज जो है वो घूमती है। दोस्तों, मैं आपको 3 स्टोरीज सुनाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो बेसिक फीलिंग है पेशेंट में होती है, और उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगी कि किस तरह से आफ्टर इफेक्ट जो रूब्रिक्स, जो आफ्टर इफेक्ट सिम्टम्स आते हैं वो भी रूब्रिक्स में होंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि बाकी सिम्टम्स इसके आफ्टर इफेक्ट है, ये सेंटर है, ये मुसीबत की जड़ है ये फीलिंग, और उसके बाद जितने सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं वो उसके आफ्टर इफेक्ट है। तो पहली स्टोरी में लेती हूँ एक आम आदमी की। एक आम आदमी जो आम जिंदगी जीता है, एक छोटी सी नौकरी करता है, मध्यम वर्गीय फैमिली है उसकी, एक बीवी है, एक बेटा है, इस तरह से है। और अचानक एक दिन हादसा हो जाता है कि वो सड़क पे मतलब किनारे खड़ा होता है, उसका परिवार रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी एक रिच पावरफुल व्यक्ति कार में आता है, अपने उसने ड्रिंक किया होता है, लापरवाह होता है, उसे घमंड होता है कि वो ये पूरे सड़क उसकी है, और वो एकदम से गाड़ी उस पर चला देता है उसकी फैमिली पे। उस आदमी की आंखों के सामने उसकी फैमिली की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है वो एक चश्मदीद होता है, और भी कई लोग चश्मदीद होते हैं, और फिर इस वजह से वो एक्सीडेंट होता है, तो ऑफकोर्स पुलिस में जाएगी बात, पुलिस के बाद वो कोर्ट में भी मैटर जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, परिस्थिति क्या क्रिएट होती है, ये समझिए कि जिसकी गाड़ी से वो टक्कर हुई है वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, इतना पावरफुल, इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो अपने अगेंस्ट सारे एविडेंसेस हटा देगा। जितने लोग चश्मदीद थे उन सबको या तो उसने खरीद लिया, या तो डरा दिया, या तो मतलब जो है उसको डाइवर्ट कर दिया।
और अकेला यही व्यक्ति जो है अपने परिवार का चश्मदीद रहा कि उसी ने उस हादसे को होते हुए देखा है। अब क्योंकि इसके दिल पे बीती है, इसके परिवार के साथ बुरा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये तो कोर्ट में फाइट करेगा उस इंसान को एक्यूज़ को गलत साबित करने के लिए। लेकिन ये जो पावरफुल व्यक्ति है, क्योंकि इसके पास पैसा है, पावर है, अप्रोच है, लोगों के साथ कनेक्शंस हैं, एक पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन से ये जुड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत पावरफुल है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल वो करेगा। ज़ाहिर-सी बात है उसे कि केस वो वापस ले ले या फिर मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि ये मामला जो है रफ़ा-दफ़ा हो जाए, दब जाए, दफ़न हो जाए, इसके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है वो अपने पावर्स का यूज़ करने लगता है, वो उसके परिवार जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उसको कंट्रोल में लेने लगता है, उसको लालच में ले लेता है, बोलता है इज़िली लोन दिलवा देंगे, इज़िली ये करवा देंगे, तुम्हारा ये नौकरी लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो बाकी जितने लोग हैं उसके रिलेटिव्स हैं वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति के। फिर वो जहाँ जाता है वहाँ पे अपने कुछ गुंडों को सेट करके उसे परेशान किया जाता है। जहाँ पे भी वो उसका कोई काम होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति को पटा करके उसे काम को होने नहीं देता है, यानी उसको मेंटली डिस्टर्ब करके उसका जीना मुश्किल करके रख दिया जाता है। हर जगह से उस इंसान को अपमान, ह्यूमिलिएशन, अकेलापन, हर तरह की फीलिंग जो है वो उसके अंदर आती है। साथ-साथ उस इंसान में ये फीलिंग भी आती है कि वो एकदम अकेला है। अगर उसके साथ उसको कोई पकड़ करके भी लेके चला जाए, पुलिस भी पकड़ करके लेके चले जाए झूठे इल्ज़ाम में, तो भी उसे बचाने वाला कोई नहीं, उसकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। इस हद तक उसको टेरराइज़ कर दिया जाता है। यहाँ तक कि वो कोर्ट में भी तरह-तरह के जो है झूठे एविडेंसेस इसी व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए तरह-तरह से लाए जाते हैं। तो ये जो केस है वो बहुत साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक खिंचता है। और इस प्रोसीजर के दौरान जो उस व्यक्ति की मनोस्थिति होती है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। वो जहाँ जाता है उसका काम नहीं हो रहा है। उसको पता है कि वो कोर्ट में जो उसका केस चल रहा है उसी की वजह से, रिच और इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से ही कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। उल्टा उसका हर एक काम जो है वो बाधित किया जा रहा है। और इस वजह से उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि डेविल आफ्टर हर इज, मतलब उसके पीछे कोई बुरी शक्ति है, यानी वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है, उसकी औकात, उस व्यक्ति की औकात उस अमीर और ताकतवर व्यक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। डेविल का मतलब यही है कि उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बुरा व्यक्ति जो उसके जीवन को र्यून करने, बर्बाद करने के लिए आया है। तो ये जो रूब्रिक है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर परसिक्यूटेड बाय द डेविल ही इज क्राइम ही हैड नेवर डन फॉर, यानी कि वो जो गलत व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, जिसके पास पैसा और इन्फ्लुएंस है, वो जाहिर सी बात है कि इसे अदालत में गलत साबित करना चाहेगा। इसीलिए उसे ट्रैप करने के लिए, उसे फंसाने के लिए अपने लोगों को भी उसके पीछे लगाएगा। तरह तरह के जाल बुने जाएंगे ताकि ये कोई गलती करे और उसे वो ट्रैप कर ले, फंसा ले, ब्लैकमेल कर ले और कंट्रोल कर ले और ये मामले को रफा दफा कर दे, या फिर उसे जेल भेज दे ताकि मैटर ही सॉल्व हो जाए कि ये व्यक्ति ही झूठा है, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। ये साबित करने के लिए वो ऐसा करेगा। और इसीलिए ये जो डर है इस व्यक्ति के अंदर जबरदस्त तौर पे समा जाता है। और वो छोटी से छोटी मिस्टेक, कोई कागज पे, नॉर्मली क्या है कि कोई व्यक्ति कहीं कुछ जा रहा है, कोई फॉर्म भी भरना है, भर करके और वो साइन करके दे देगा, ज्यादा डिटेल में उसको रीड भी नहीं करेगा। आम लोग ऐसे ही करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे। लेकिन ये व्यक्ति बहुत, क्योंकि डरा हुआ है, ये सोचेगा फॉर्म भरूं नहीं भरूं, क्या करूं नहीं करूं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो है इस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है मेंटली, धीरे धीरे करके ये व्यक्ति बहुत वीक हो जाता है। छोटी छोटी बातें इसको गुस्सा दिलाने लगती है, क्योंकि एक तरह से इसके परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, ऊपर से इसी को गलत साबित करने के लिए लगातार कंस्पायरेसी चल रही है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, लगातार रोज अपमान वो सह रहा है समाज में हर जगह। तो ये उसके जीवन को मतलब जो है पूरी तरीके से रूइन कर रहा है ये बात। फिर अरेस्टेड इज अबाउट टू बी, उसे इसीलिए लगता है कि कभी भी कोई भी उसको छोटी सी गलती को भी लेकर के उसको जेल पहुंचा देगा और उसको छुड़वाने वाला भी कोई नहीं होगा और उसकी बात भी कोई नहीं सुनेगा, ना पुलिस सुनेगी, ना प्रशासन सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर है और उसके सामने वाला जो पार्टी है वो बहुत ही पावरफुल है, उसके आगे इसकी कोई औकात नहीं। ऐसी फीलिंग उस व्यक्ति में आ जाती है, क्योंकि वो बहुत कोशिश करता है कि उसके साथ जो बदमाशियां चल रही है, जो तंगी चल रही है, उसके लिए वो कुछ करे, लेकिन उसके साथ कुछ भी जो है होना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ना पुलिस उसका साथ देने को तैयार होती है, ना
कोई मतलब कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता है, ये स्थिति उसकी आ जाती है। फिर एक्यूज मतलब उसको हमेशा डर लगता है कि उस पर कोई झूठा आरोप ना लगा दे, इस तरह की फीलिंग। फिर क्राइम कमिटेड और क्राइम ही हैड, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है वो छोटी सी गलती करने से भी वो डरता है। इसे उसे लगता है कि अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो उसको तो पकड़ के पक्का लेके जाएंगे, तो उसे लगता है कि उसने लगता है कोई क्राइम कर दिया है। इस तरह की फीलिंग पेशेंट में आती है। ये हो गया पहला केस। तो ये एक और कंडीशन हो सकती है जबकि जिंक वर्क कर सकता है, क्योंकि बहुत हाई लेवल का स्ट्रेस, फियर ये जो है व्यक्ति में आ जाता है। और सिर्फ फियर ही नहीं आता, उसमें डर होता है कि उसे बिना किसी गलती के उसको जेल पहुंचा दिया जाएगा। मेन फीलिंग उसकी ये है। फिर अगर हम बात करें, हम एक यंगस्टर, एक यंग लड़के का केस लेते हैं कि एक यंग लड़के में या किसी भी मतलब ऐसे व्यक्ति जिसका कि जीवन में किसी बड़ी शक्ति से मुकाबला नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति इस तरह की फीलिंग कब क्रिएट उसके अंदर होगी? ऐसी फीलिंग तब एक व्यक्ति में आ सकती है, जैसे सपोज एक टीनेजर है, कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है, मतलब इस तरह की कंडीशन है। और वहाँ पे क्या है कि सपोज कि कुछ ग्रुप ऑफ जो लड़के हैं उन्होंने मतलब खुद गड़बड़ी की, कुछ चीटिंग की या कुछ गड़बड़ की और मतलब उसको फंसा दिया। अब इसको फंसा दिया और इसकी बात कोई सुनने को सपोज तैयार नहीं हुआ, उस वक्त किसी ने इसकी बात पे बिलीव नहीं किया और इसी में तरह तरह के इल्ज़ाम लगाया और बहुत ही अपमानित इस लड़के ने फील किया। तो सिर्फ अपमानित ही महसूस नहीं किया, इसने ये समझा कि अगर इसकी गलती नहीं भी है तभी इसको जो है लोग पनिश कर देंगे, तभी इसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, तभी इसे ह्यूमिलिएट किया जाएगा। और अगर मतलब गड़बड़ी कोई भी करे, सारे ब्लेम्स इसी के ऊपर आकर के जो है सारा जो नारियल है इसी के सर पे फूटेगा, मतलब ठीकरा फूटेगा इसका ब्लेम का। तो ये जो डर है धीरे धीरे उसके अंदर बैठने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस जाने लगता है, उसकी मेमोरी वीक होने लगती है, उसके अंदर सारे जो है नर्वस वीकनेस आ जाता है। ऐसी परिस्थिति किसी लड़के, लड़की या किसी छोटे बच्चे में भी आ सकती है। अगर फॉर एग्जांपल वो चीटिंग नहीं कर रहा था और फिर भी जो है किसी और की गड़बड़ी की पनिशमेंट उसको मिल गई बाय लक, और उसके बाद सब लोग उसको उसी नज़रिए से देखने लगे और अकॉर्डिंग बार बार उसके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इस तरह की फीलिंग आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बेसिक फीलिंग है कि उसके अंदर डर है कि कोई उसे पकड़ करके जेल में ना बंद कर दे, उसे सज़ा ना दे दे, झूठा इल्ज़ाम ना लगा दे, यही फीलिंग जिंका मेटालिकम की सबसे बड़ी एंटीसिपेटरी फियर है और यही मेन है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस परिस्थिति का उसके ऊपर आफ्टर इफेक्ट क्या होता है माइंड पे। पेशेंट को बहुत गुस्सा आता है, एंगर, स्टैप एनीवन सो एंग्री दैट ही कुड हैव, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई भी रास्ते में मिल जाए उसी को स्टैप कर दे, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। ये ऐसा गुस्सा तब आता है कि इंसान को जब एक इंसान के साथ ढेर सारा अत्याचार हो रहा हो लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, वो हेल्पलेस है और लगातार उसकी मजबूरी है वो सब सहना, बर्दाश्त करना। तब ऐसी मनोस्थिति व्यक्ति की होती है जो कि पेशेंट में आई है। दूसरा है कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी इतना अकेला होने के बाद किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास गिर जाएगा, उसे किसी भी नए काम को करने में बड़ी दिक्कत होगी, वो काम नहीं कर पाएगा या बहुत नर्वस हो जाएगा, ये स्थिति पेशेंट में आती है। कवर्डाइज, कायर हो जाएगा, परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहेगा, कोई नया काम हाथ में लेना नहीं चाहेगा। फियर, डार्क ऑफ, डेविल्स ऑफ, मैंने डेविल्स ऑफ का तो एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही किया है इसके सेंट्रल फीलिंग में, ये जिंक में ही होता है। इसे बुरी शक्तियों का डर, बुरी शक्ति का मतलब है कि वो जो भी करेगा वो विफल होगा क्योंकि उसके पीछे कोई पावर लगी है, कोई बड़ी ताकतवर व्यक्ति लगा है जो उसका हर काम बिगाड़ रहा है। फिर अंधेरे से डर लगता है, यानी जीवन में अंधकार ही अंधकार है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कोई नई रोशनी ही नहीं है। नॉर्मल लाइफ में भी वो इतना नर्वस ब्रेकडाउन उसका हो जाता है कि वो अंधेरे से, किसी भी अनयूजुअल चीज़ से, डराने वाली चीज़ से डर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसमें साहस नाम की चीज़ खत्म हो जाती है, वो हर छोटी छोटी चीज़ से डर जाता है और इसीलिए अंधेरे से भी डरता है और लाइफ में उसकी कोई होप नहीं है, ये भी डार्क रिप्रेजेंट करता है। फिर ऑफेंडेड ईजिली, बहुत फटाफट अपमानित महसूस करता है, उसे लगता है मैं कमज़ोर हूँ इसीलिए मुझे कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ये लोग कितने लालची हैं, कितने स्वार्थी हैं, सब सिर्फ मेरे साथ जो है गलत करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए जो है मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं, मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं। ये फीलिंग जो है पेशेंट में आ जाती है। फिर है मैलिशियस, डर्टी ट्रिक्स ऑन अदर्स और ऑन देयर टीचर्स, डिज़ायर्स टू प्ले। ये फीलिंग दो लोगों में होती है, लाइकेसिस में भी होती है और जिंक में भी होती है। डर्टी ट्रिक्स प्ले करना चाहता है, मैलिशियस कंस्पायरेसी करना चाहता है अपने ही टीचर्स के खिलाफ। जो यंगस्टर हैं, यंग बॉयज़ हैं, ये केस जो है लागू होता है जो मैंने उस लड़के का जिसके ऊपर कोई ब्लेम लगा दे और मतलब कोई उसकी फरियाद ना सुने, कोई उसको एक्सप्लेनेशन का मौका न दे, अब बार बार हर कोई उसे ही गलत नज़रों से देखे, तो एक फीलिंग उसमें अन्याय की आ जाती है और वो रिवेंज लेना चाहता है कि जो मेरे साथ किया टीचर ने मेरी बात नहीं सुनी, बिना मेरी बात सुने ही मुझे दोषी ठहरा दिया, मुझे पनिश कर दिया, मेरे पेरेंट्स को बुला दिया, प्रिंसिपल तक बात को लेके गए, पूरे स्कूल में मेरी बदनामी हुई, मुझे ह्यूमिलिएट किया गया, हर कोई मुझे एक अपराधी की नज़र से, हर कोई मुझे एक गलत लड़के की नज़र से देखता है कि मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ, जबकि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फंसाया गया, किसी को मेरी परवाह नहीं है। तो ऐसे में वो उस टीचर से खफा है, नाराज़ है और वो डर्टी ट्रिक्स वो मतलब चाहता है कि कुछ भी करके मैं बदला लूँ, लेकिन वो सिर्फ उसके थॉट प्रोसेस तक रहता है। जिंक जो है वो बेसिकली एक बुरा व्यक्ति नहीं होता है, बेसिकली वो जलनखोर नहीं होता, दुष्ट नहीं होता है। जिंक में फीलिंग होती है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो ऐसे में वो प्लान तो बहुत करता है कि वो टीचर के साथ ये कर दे, वो कर दे, लेकिन वो करता नहीं है। लेकिन लाइकेसिस जो प्लान करता है उसे एक्सिक्यूट करता है और वो अपने प्लान को जो है वो छुपा करके करता है, यानी कि वो गड़बड़ी वो करेगा, फंसेगा कोई और। तो ये डिफरेंस है बस। फिर देखिए मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी कमज़ोर हो जाती है उसकी। जाहिर सी बात है अगर नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा किसी का, क्योंकि ये नर्व रेमेडी है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा फ्राइट, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी भी नए काम को करने से पहले, एंटिसिपेटरी फियर होना, ये सब चीज़ें जो हैं उसके नर्वस ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट करती हैं और मेमोरी वीक करती हैं, क्योंकि सारा जिंक मतलब जो है एग्जॉस्ट होने लगता है, माइंड वीक होने लगता है। फिर आंसरिंग रिपीट्स द क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी जब भी आप जिंक पेशेंट से कोई सवाल करेंगे तो पहले वो सवाल को उसे समझने में थोड़ा देर लगेगा, साथ ही साथ उसे फिर वो पहले रिपीट करेगा और फिर उसे प्रोसेस करेगा अपने दिमाग में और फिर वो आंसर करेगा। यानी ब्रेन इतना वीक हो जाता है, नर्वस सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि पेशेंट की ये स्थिति आ जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स हैं जो जिंकम मेटालिकम की पहचान है और जाहिर सी बात है मेंटल सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर ये हों तो आप जिंकम के बारे में सोच सकते हैं। तो ट्रेम्बलिंग होता है पेशेंट को, ट्विचिंग इन मसल में ट्विचिंग आती है, फिर टेयरिंग पेन अलॉन्ग द कोर्स ऑफ नर्व्स, और नर्व कई जगह कई नसों में टेयरिंग पेन टाइप की फीलिंग होती है पेशेंट को, और टिंगलिंग यानी जैसे चींटी रेंगती है या मूंगी कहते हैं वो, मतलब वो रेंगना उसको वो होता है। फिर पैरालिटिक वीकनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, नर्व्स वीक हो गए तो पैरालिटिक वीकनेस ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा कमजोरी, फुल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल सिम्टम्स होते हैं इसमें। मेनली इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे ही होता है और इनडायरेक्टली बाकी अदर ऑर्गन्स पे होता है। तो फिर ऑल बॉडी फंक्शंस स्लो हो जाते हैं नर्व के लास्टली डल होने की वजह से, नर्व फंक्शंस प्रॉपर ना होने की वजह से, और इसीलिए जो बॉडी में इरप्शंस या दाने या उद्भेद कहते हैं जिसे हम, वो भी बहुत स्लोली अपीयर होता है, यानी इतनी आसानी से अपीयर नहीं होता है बॉडी में, मैनिफेस्टेशंस डिले आते हैं। फिर ऑल हाई सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस लाइक नक्स वोमिका में भी एक्सटर्नल इम्प्रेशंस के प्रति, जैसे कि स्मेल, टच, साउंड, इन सब के प्रति हाई सेंसिटिविटी होती है। साथ साथ जिंका में भी इसी तरह का होता है, इसीलिए ये दोनों मेडिसिन बहुत सिमिलर भी हैं और इनेमिकल भी हैं। इनेमिकल मेडिसिन को कहा जाता है जो कि इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि अगर एक साथ दे दिया जाए तो पेशेंट में परेशानी आ जाएगी, मतलब पेशेंट को नुकसान कर जाएगा, इसलिए इनेमिकल मेडिसिन को कभी साथ देना नहीं चाहिए। फिर नमनेस ऑफ सोल्स ऑफ फीट में नमनेस आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई आप टच कर रहे हैं तो उस पर कुछ फीलिंग नहीं आ रही है या बहुत कम फीलिंग आ रही है टच की। फिर एंड सोरनेस ऑफ हील्स,
फिर शॉक एंड जर्किंग इन स्लीप, जब वो पेशेंट नींद में होता है अचानक से चौंक करके उठ जाता है, उसे जर्किंग टाइप की फीलिंग होती है, झटके लगते हैं उसको नींद में अचानक से और वो चौंक कर उठ जाता है। फिर इन स्पाइनल मेनिंजाइटिस एट इनिशियल बेलाडोना विल वर्क इन कंजेशन ऑफ हेड, यानी इसमें एक सिम्टम और होता है जिनका कि सिर में बहुत ज़बरदस्त खून का बहाव होता है, तो जिसकी वजह से चेहरा या सिर बहुत तमतमाया हुआ महसूस होता है, उसकी वजह से बहुत परेशान हो जाता है पेशेंट। तो इस तरह के सिम्टम में यूजुअली लोग बेलाडोना देखते हैं और दे देते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा लेटर स्टेज में पहुंच जाए, एडवांस स्टेज में पहुंच जाए, तो फिर जिंकम काम करेगा। फिर एक मुख्य चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ दैट इज़ सेंसेशन। सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेंटल सिम्टम इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट सेंसेशन है। अगर ये सेंसेशन पेशेंट में मिले तो आप जिंकम के बारे में सोचें और फिर टोटलिटी मैच करके पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसमें है सेंसेशन है डिल्यूजन, लाइट इज़ लाइट ही, यानी उसे हाथ पैर या बॉडी में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हल्के हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा हल्के हो गए। एक नॉर्मल हाथ का जो वज़न होना चाहिए वैसा फील ना होके उसे लगता है कि इतना हल्का हो गया उसका हाथ, इतने हल्के हो गए पैर जिसका कि कोई लिमिट नहीं है। ये उसके मतलब नर्व की डलनेस की वजह से या मतलब सेंसेशन लेसनेस या नर्वनेस की वजह से ऐसी फीलिंग उसको आती है। फिर स्विंग बेड इज बैक एंड फॉरवर्ड, यानी जब वो लेटता है तो उसे लगता है कि जो बेड है वो आगे पीछे हो रहा है, ऐसी फीलिंग सिर्फ जिंक में है, इसमें लिखा है जिंक ओनली सिंथेसिस रेपर्टरी में। फिर फॉलिंग फॉरवर्ड ही इज, हालांकि सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं, उसे बैकवर्ड कहीं भी गिरने जैसी फीलिंग हो सकती है, लेकिन उसे नीचे देखने पर उसको ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा आगे की ओर। तो दोस्तों ये था जिंकम मेटालिकम का। जिंकम मेटालिकम जब भी ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है जिनके नर्व एकदम डल हो गए हैं या मल्टी सिस्टम गड़बड़ियाँ आ चुकी हैं, लेकिन अभी खाना पीना वो खा रहा है पेशेंट, मतलब इतना मतलब एकदम एंड स्टेज नहीं पहुंचा है, तब जो भी हिस्सा जो डल हो गया है, नर्व नम हो गया है, जहाँ फंक्शंस इम्प्रॉपर हो गए हैं या काम बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जो जिंक है वो क्या करेगा, उसकी वाइटलिटी को जगाएगा, नर्व्स को अगेन वापस नॉर्मल स्टेट में लेकर के आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और मेरी एक वेबसाइट है जो कि आने वाली है www.ankitahomeoworld.in, तो ये अभी तो नहीं आई है लेकिन आएगी बहुत जल्द, और उसमें जो भी नोट्स होंगे मेरी वीडियो से रिलेटेड ज़रूर होंगे। और आपने इतने पेशेंस के साथ सुना मेरा वीडियो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।